तो आज हम इंसेफेलाइटिस के बारे में जानेंगे। ठीक है। मार्कर का निशान पता नहीं क्यों छूट जाता है। इंसेफेलाइटिस क्या होता है हम ये समझेंगे। ठीक है। तो इंसेफेलाइटिस को हम इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है। मेनिंजाइटिस को हम इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजस कहते हैं और इंसेफेलाइटिस को हम इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा कहते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन पैरेन्काइमा होता क्या है। ठीक है। आपने इससे पहले अगर बैचलर्स में न्यूरोलॉजी सही से पढ़ा हो या न्यूरो एनाटॉमी सही से पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्रेन पैरेन्काइमा होता है, ये हमारा जो पैरेन्काइमा है ये फंक्शनल टिश्यू होता है ब्रेन का। फंक्शनल टिश्यू है ब्रेन का। तो कौन कौन से टिश्यू इसमें इंक्लूड होते हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें हमारे न्यूरॉन्स आते हैं, ग्लियल सेल्स आती हैं, वाइट मैटर आता है, वाइट कॉमा ग्रे मैटर आता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। न्यूरॉन्स आप जानते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं। क्या इंक्लूड नहीं होता है ये भी समझ जाइएगा। इसमें किसी भी तरीके की वेसल या बाकी चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक। तो कोई भी वेसल या बाकी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है। तो जब भी पैरेन्काइमा का इन्फ्लेमेशन होगा जो कि फंक्शनल टिश्यू है ब्रेन का, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंसेफेलाइटिस कहेंगे। ठीक। न्यूरॉन्स आप जानते ही हैं, बेसिक, ये आपके वो होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ द ब्रेन होते हैं, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट जो होती है न्यूरॉन्स होती है। ठीक। ग्लियल सेल के बारे में अगर हम जाने, व्हाइट और ग्रे मैटर भी आप जानते होंगे, ग्लियल सेल के बारे में अगर हम जाने तो ग्लियल सेल जो है एक तरह से वेस्ट रिमूवल की काम आती है। ब्रेन में जो भी वेस्ट होता है उसके रिमूवल में ग्लियल सेल काम आती है। और ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन और सपोर्ट देने के काम आती है। इतनी सी बात समझ में आई। तो जब भी आप इंसेफेलाइटिस की बात करें तो आपको मोटा मोटा सा ये समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ों में मसला आ सकता है। ठीक। वाइट और ग्रे मैटर आप जानते ही हैं। वाइट मैटर जो होता है इसमें नर्व फाइबर मेजॉरिटी में प्रेजेंट होते हैं, और ग्रे मैटर हमारा जो है इनमें सेल बॉडीज होती हैं जहाँ सारी प्रोसेसिंग हैपन होती है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं सेल बॉडी इसमें होती है और प्रोसेसिंग होती है। और वाइट मैटर में हम कह सकते हैं नर्व फाइबर, सबसे ज्यादा नर्व फाइबर यही होते हैं। ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इनका कॉम्बिनेशन कभी कभी इंसेफेलाइटिस का
मेनिंजाइटिस के साथ हो जाता है। तो इंसेफेलाइटिस आपका जो है बेसिकली पैरेनकाइमा का हो जाएगा, बट अगर पैरेनकाइमा के साथ साथ मेनिंजस का भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसको हम मेनिंजो इंसेफेलाइटिस कहेंगे। क्या कहेंगे? मेनिंजो इंसेफेलाइटिस कहेंगे। तो आपके जो भी इंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स हैं अलॉन्ग विथ मेनिंजाइटिस के सिम्टम है, अगर वो साथ में आ जाए और दोनों का इन्फ्लेमेशन होने लगे तो सिम्टम्स और दोनों के इन्फ्लेमेशन के बेस पे हम उसे मेनिंजो इंसेफेलाइटिस कहेंगे। ठीक, बेसिकली ये आपका वही टीबी और लिस्टेरिया में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा भी हम समझेंगे इसके बारे में बाद में। अब हम अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, ये इतनी सी बात समझ में आई इंसेफेलाइटिस के बारे में। अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन हम इसका बाय इटियोलॉजी करेंगे। इटियोलॉजी के बेस पे क्या क्लासिफिकेशन होगा ये समझेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो इन्फेक्शियस टाइप का होगा। इंसेफेलाइटिस इन्फेक्शन की वजह से होगा। इन्फेक्शन जैसे कि हमने मेनिंजाइटिस में समझा था कि हमारे पास 3 कॉजेज थे, दैट इज वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और पैरासाइट भी हम कह सकते हैं। तो हमारे पास वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और पैरासिटिक या पैरासाइट से जो होगा। तो ये मोटे मोटे से हमारे पास 4 बेसिक वाले आएंगे। ठीक है, इन्फेक्शियस में वायरल का सबसे ज़्यादा कॉज होने का मसला जो है ये वायरस की वजह से होगा। कौन कौन से वायरस इसमें इंक्लूड रहेंगे? तो जो हमने लास्टली पढ़ा था आपका एंटेरोवायरस, HIV, हर्पीस सिम्प्लेक्स। ठीक, ये 3 हमारे सबसे ज़्यादा कॉमन पाए जाने वाले वायरस हैं। और उन सब में से सबसे ज़्यादा कॉमन हमको हर्पीस सिम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ठीक, और अगर हम डेप्थ में समझना चाहें तो हमारे पास रेबीज और डेंगू भी हो सकता है। ठीक, तो हमारे पास इतने वजह से वायरल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस हैं। ठीक, अच्छा, एक वायरस जो और है जो भी केरला में आउटब्रेक हुआ था, इसे कहते हैं निप्पा वायरस। ये भी इंसेफेलाइटिस कॉज करेगा। ठीक है, तो हमने मेजॉरिटी में जो जितने टाइप के होते हैं वो वायरल कॉजेज इंसेफेलाइटिस के समझे। इसके बाद हम अगर बैक्टीरिया की बात करें तो हमारे पास हमने जो आपको अभी पहले बताया था लिस्टेरिया की वजह से, अलॉन्ग विथ लिस्टेरिया के साथ साथ कभी कभी टीबी या तो रिकेटेसिया, टीबी या तो रिकेटेसिया, ठीक, की वजह से होने वाला जो इंसेफेलाइटिस होगा, बैक्टीरिया जो कॉज करेंगे हमको इंसेफेलाइटिस, वो लिस्टेरिया, ट्यूबरकुलर और रिकेटेसिया। ठीक है, फंगल की बात करें तो फंगल आप जानते हैं क्रिप्टोकोकल की वजह से होता है। मेनिंजाइटिस में हमने ये बात डिस्कस करी है। ठीक है, इसकी वजह से होगा, क्रिप्टोकोकल की वजह से होगा। और
पैरासिटिक जो है आपका किसी भी तरह का टॉक्सोप्लाज्म या तो सेरिब्रल मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्म, टॉक्सोप्लाज्म में आपका एचआईवी आता है, ठीक है। ठीक, तो सेरिब्रल मलेरिया और टॉक्सोप्लाज्म दैट इज कॉज्ड बाय बेसिकली एचआईवी, और एचआईवी आगे चल के एड्स में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो अगर हम इन्फेक्शियस की बात करें तो हमारे पास वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और पैरासिटिक होंगे, ठीक। सेकेंड हमारा ऑटो इम्यून होगा। ऑटो इम्यून में कुछ जीन हैं और सबसे ज़्यादा जो ऑटो इम्यून का रीज़न होता है, जो मोस्ट कॉमन देखा जाता है, वो एंटी नमाडा। एंटी नमाडा हमने इससे पहले भी शायद कवर किया है, हाँ कवर किया है। एंटी नमाडा रिसेप्टर की वजह से होता है ऑटो इम्यून, उसके डिस्फंक्शन की वजह से होगा। और सेकेंड हमारा गावा बी की वजह से होगा, अलॉन्ग विथ होशीमोटो, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसको कहते हैं होशीमोटो इंसेफेलोपैथी, इसके वजह से देखने को मिलेगा। कभी कभी पोस्ट इन्फेक्शियस आपको एडन की वजह से भी, इन्फेक्शन के बाद एडन की वजह से भी देखने को मिलेगा। दीज आर दी इम्यून मीडिएटेड कॉज ऑफ इंसेफेलाइटिस, ठीक है। ऑटो इम्यून के होने की वजह से चांसेस ये सब चीज़ों से देखने को मिलेंगे, ठीक। सबसे ज़्यादा जो हमने डिस्कस किया था हर्पीस कॉम्प्लेक्स से जो होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स इंसेफेलाइटिस जो होता है, क्योंकि हर्पीस सिम्प्लेक्स से होगा, वो सबसे ज़्यादा कॉज होने वाला है। बट अगर हम मोर्टेलिटी रेट की बात करें, हर्पीस सिम्प्लेक्स से होने वाली इंसेफेलाइटिस की सबसे ज़्यादा है, अराउंड 70 to 75% पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक। तो सबसे कॉमन हमारा क्या देखने को मिलेगा, हर्पीस सिम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। हर्पीस सिम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे कि क्यों हो रहा है, और उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी समझेंगे। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली HSV1 ऑलमोस्ट 95% पेशेंट में जो कि अडल्ट होंगे आपके, इनको अफेक्ट करेगा। और HSV2 जो है न्यूनेटल्स को होता है। कभी कभी जो हर्पीस सिम्प्लेक्स एंसेफेलाइटिस है वो न्यूनेटल्स में बार बार, या हम कह सकते हैं रिकरेंट एसेप्टिक टाइप के मेनिंजाइटिस जिन बच्चों को हो रहा है, उनमें आपको HSV2 देखने को मिलेगा। मतलब हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 से आपको 95% अडल्ट में देखने को मिलेगा, और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 से आपको नियोनेटल्स में देखने को मिलेगा।
और यही नियोनेटल्स में जब देखने को मिलता है जब उनको बार बार एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होती रहे। ठीक है, सबसे ज्यादा वायरल होने वाली चीज है ये, बट एपिडेमिक नहीं ना, ये एक तरीके के नॉन एपिडेमिक में आता है। बट अगर इसका ट्रीटमेंट ना करा जाए तो मोर्टेलिटी रेट 70% के आसपास हो जाएगा पेशेंट का। मतलब 100 में 70 मरीज का अगर ट्रीटमेंट ना हो, मतलब 100 मरीजों का अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उसमें से 70 मरीज की डेथ्स की वजह से कंफर्म है। इतनी सी बात समझ में आई। सेकंड की अगर हम बात करें, दैट इज पैथोफिजियोलॉजी। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स की पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये इन्फेक्शन सबसे पहले स्टार्ट कैसे हो रहा है। तो हमारे ओरोफेरेंजियल से FARINGEL ओरोफेरेंजियल से हमारा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंटर करेगा और ये हमारे ऑल्फैक्टरी में पहुंच के ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू पहुंच के कहाँ पहुंच जाएगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचेगा। और इसके बाद हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब में, जिसमें कि ऑर्बिटोफ्रंटल और टेम्पोरल कॉर्टेक्स दोनों आता है, ये प्री डायलेक्शन कर देगा लिम्बिक सिस्टम का। ऑफ लिम्बिक सिस्टम, प्री डायलेक्शन के टाइम पे आपको लिम्बिक सिस्टम में जितनी भी चीज आती है, दैट इज सिंगुलेट जाइरस। ठीक है, सीजी न्यूरोनाटमी में सिंगुलेट जाइरस आप समझ जाएंगे क्या होता है। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब के अंदर के कंपोनेंट्स जो कि हमारा हिपोकैम्पस और एमिगडाला आता है। टेम्पोरल लोब, स्पेशली मीडियल टेम्पोरल लोब जो है, इसमें आपका हिपोकैम्पस और एमिगडाला आएगा। सिंगुलेट जाइरस, मीडियल टेम्पोरल, और हमने क्या बताया था ऑल्फैक्टरी के बाद ये ऑर्बिटो फ्रंटल में भी जाएगा, ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स में भी एंटर कर जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा HSV1 वायरस है ये डीएक्टिवेट रहेगा, या एक तरह से हम कह सकते हैं HSV1 इज इन लेटेंट इन आपका जो पाथवे होता है, दैट इज दी ट्राइजेमाइनियल गैंग्लियन, जेमाइनल गैंग्लियन में ये क्या रहेगा, लेटेंट फॉर्म में रहेगा। बट जैसे ही ये ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन में लेटेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा और इसके बाद आपको कभी स्ट्रेस या इम्यूनोसप्रेसेंस की वजह से, इम्यूनोसप्रेसेंट जो चलते हैं पेशेंट में, इसके वजह से इनका रीएक्टिवेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा, रीएक्टिवेशन हो जाएगा। इसी रीएक्टिवेशन के बाद ठीक इसी रीएक्टिवेशन के बाद हमारा जो है ये वायरस टेम्पोरल लोब में एंटर करेगा
विद द हेल्प ऑफ मेनिंजस। और इसके बाद जैसे ही वो टेम्पोरल लोब में एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ मेनिंजस, तो पेशेंट में जो लिम्बिक सिस्टम था दैट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगुलेट जायरस, मीडियल टेम्पोरल लोब और ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला जिसमें टेम्पोरल लोब में आ रहे थे, इनमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, लिम्बिक सिस्टम का इन्फ्लेमेशन। बात समझ गए? जैसे ही लिम्बिक सिस्टम का इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ या लिम्बिक इंसेफ्लाइटिस शुरू हुआ, तो सेल्यूलर लेवल पे डैमेज होना शुरू हो गया चीज़ें, और जो हमारे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस थे वो तुरंत रेप्लिकेट करना शुरू कर गए। इनके रेप्लिकेशन के बाद न्यूरोनल डेथ शुरू हुई, और इसी न्यूरोनल डेथ की वजह से बॉडी में फिर से इन्फ्लेमेशन इन रिस्पॉन्स शुरू हो गया। इन रिस्पॉन्स टू न्यूरोनल डेथ, इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो गया। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आपका धीरे धीरे करके हेमरेजिक नेक्रोसिस होने लगा। कहाँ का? टेम्पोरल एरिया का। इसी टेम्पोरल एरिया के बाद जो आपके जितने टेम्पोरल लोब थे इनका क्या होने लगा, हेमरेजिक नेक्रोसिस होने लगा। इसीलिए जब पेशेंट का एमआरआई कराएंगे तो उस पेशेंट में आपको हेमरेजिक या तो पैथोलॉजी में हेमरेजिक नेक्रोसिस दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये हमारी एक तरह से पूरी कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी थी, दैट द ओरोफेरेंजियल, the HSV enter the oropharyngeal and transported by the olfactory nerve into the olfactory bulb. Then after the olfactory bulb, it is predilation in the limbic system, that is consist of cingulate gyrus, medial temporal lobe, orbitofrontal cortex. Or after entering the olfactory bulb, it get latent in the trigeminal ganglion. Latent हो जाता है, ठीक है, एक तरह से मतलब इनएक्टिवेटेड पड़ा रहता है। बट जैसे ही इम्यूनोसप्रेसेंट ड्यू टू एनी टाइप ऑफ जेनेटिक ऑटो इम्यून या मेडिकेशन या स्ट्रेस की वजह से ये दोबारा रिएक्टिवेट होगा, ये वायरस जो कि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में पड़ा था। और इसके बाद जो है ये टेम्पोरल रीजन में जाके, मतलब मेनिंजस के थ्रू टेम्पोरल लोब में जाके लिम्बिक इन्फ्लेमेशन शुरू करा देगा। यही लिम्बिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है जो रेप्लिकेशन है वो और तेज हो जाएगी वायरस की, और इसी के वजह से न्यूरोनल डेथ शुरू होगी। इस न्यूरोनल डेथ के अगेंस्ट में और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, और इसी की वजह से आपको पेशेंट में हेमरेजिक नेक्रोसिस देखने को मिलेगा इन द टेम्पोरल लोब। ये इसकी सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी थी, ठीक है। इसके बाद अब हम इसी के कुछ क्लिनिकल फीचर्स समझेंगे। हमने समझ लिया कि मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, ठीक। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स में ये समझेंगे कि ये बेसिकली जो होता है, अगर आपका अक्यूट स्टेज में हुआ तो इसका ऑनसेट जो है ऑलमोस्ट 2 से 4 दिन में शुरू होगा, दैट इज द प्रोड्रोम स्टेज, ठीक है, जिसमें ये इनएक्टिव पड़ा था ट्राइजेमिनल में। इसके बाद पेशेंट में
हो सकते हैं इन्हीं 2 से 4 दिन के बाद या 2 से 4 दिन के अंदर ही अंदर पेशेंट में क्या दिखने को मिलेगा? फीवर, हेडेक। फीवर सबसे ज्यादा कॉमन है, ऑलमोस्ट 98-99% में फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएगी। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जब इन्वॉल्वमेंट शुरू होगा किसका? टेम्पोरल लोब का। तो जब ये इन्वॉल्वमेंट टेम्पोरल लोब का शुरू होगा तो पेशेंट में पर्सनैलिटी चेंजेस अलॉन्ग विथ मेमोरी इम्पेयरमेंट और सीजर जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। अब टेम्पोरल लोब के इन्वॉल्वमेंट में ही ये समझिएगा ये सारी चीजें आएंगी। क्या क्या आएगा? सबसे पहला पर्सनैलिटी चेंज, ये साइकोसिस होने लगेगी। क्या होने लगेगा? पर्सनैलिटी चेंजेस या तो साइकोसिस। साइकोसिस कंडीशन हमने तो पहले डिस्कस करी है। इसमें पेशेंट क्या करेगा? हेल्यूसिनेट करता है। क्या करेगा? हेल्यूसिनेट करेगा, हेल्यूसिनेशन शुरू हो जाएगी पेशेंट। तो पहली ये दो चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपको पेशेंट में मेमोरी इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा। मेमोरी इंपेयरमेंट भी हमने एंटेरोग्रेड और रेट्रोग्रेड पढ़ाया था, ठीक है, इन दी एमनेसिया। तो आपको बेसिकली जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी फेल देखने को मिलेगा। कह सकते हैं शॉर्ट टर्म memory fail and the anterograde amnesia। इतनी सी बात समझ में आई। तो एंटेरोग्रेड एमनीसिया और शॉर्ट टर्म मेमोरी फेल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पेशेंट में सीजर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सीजर्स आपका जो है सबसे कॉमन चीजें होंगी। ठीक है, सीजर्स में आपका हमने सीजर्स शायद डेप्थ में अभी ना, सीजर्स बचा हुआ टॉपिक है, सीजर्स अभी कवर नहीं किया है। ठीक है, तो सीजर्स में बेसिकली अनकिनेट फिट्स आते हैं। अनकिनेट फिट्स किसे कहते हैं? जैसे कि ऑल फैक्ट्री या तो गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। ऑल फैक्ट्री मतलब सूंघने में महक आने लगेगी फालतू की। ठीक है, या तो एपिगैस्ट्रिक सेंसेशन बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, या तो चूइंग का सेंसेशन बढ़ जाएगा, या तो होठ जो चबाने वाला होता है उसका सेंसेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सीजर्स देखने को मिलेंगे। सीजर्स ही मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है जो डिफरेंशिएट करता है मेनिंजाइटिस फ्रॉम द इंसेफ्लाइटिस। ठीक, इसके बाद आपको कभी कभी पेशेंट में एफेसिया, दैट इज हमने डिस्कस कर चुके हैं, लैंग्वेज का डिसऑर्डर है, एंड ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। ठीक, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस में आप पेशेंट को समझ जाएंगे कि कंफ्यूजन होगी, और यही कंफ्यूजन अगर कुछ दिन और तक छोड़ी जाए तो ये कंफ्यूजन आपका स्टपर से कोमा में कब शिफ्ट हो जाती है पेशेंट को पता भी नहीं चलता। और इन पेशेंट में हेमीप्लीजिया भी देखा जाएगा। अगर जो ज्यादा एरिया पैरेन्काइमा का इन्फ्लेम्ड है तो हेमीप्लीजिया भी हम पेशेंट में देखेंगे। तो ये हमारा हर्पीस सिम्प्लेक्स का क्लिनिकल फीचर था। ठीक है,
तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हमारी सबसे पहला एमआरआई होगा, ठीक। तो एमआरआई में आपको हाइपर इंटेंसिटी मतलब ब्राइट ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी, और जो हमारा हाइपर इंटेंसिटी होगी, ये ब्राइटनेस होगी, ये टेम्पोरल लोब में होगी, बाइलेटरली दोनों साइड, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में, सिंगुलेट जाइरस में हाइपर इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी, और लेप्टोमेनिंजल में इन्हांसमेंट भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम सीटी कराएंगे तो सीटी में स्टार्टिंग की स्टेज में नॉर्मल आएगा, बट लेटर स्टेज में आपको हाइपोडेंसिटी टेम्पोरल लोब में देखने को मिलेगी। और अगर हेमरेजिक कॉजेज हो रहे हैं, ठीक है, अगर हेमरेजिक हो रहा है तो आपको हेमरेज सीटी में देखने को मिल जाएगा। सीएसएफ का एनालाइजेशन अगर करेंगे तो लिम्फोसाइट कह सकते हैं हम 10 से 200 के, चलिए हम ये पूरा इन्वेस्टिगेशन लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। हम इन्वेस्टिगेशन लिख देते हैं कि एमआरआई में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी और सीएसएफ में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला जो एमआरआई है, एमआरआई में जो E2 फ्लेयर होता है, इसमें आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगी इन दी ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल लोब, ठीक। E2 के फ्लेयर में आपको राइट ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स और टेम्पोरल लोब में ब्राइटनेस बढ़ी हुई दिखेगी, अलॉन्ग विथ हमारा सिंगुलेट जाइरस जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो टेम्पोरल लोब हमने जाना था कि बाइलेटरल होगा और सिंगुलेट जाइरस भी ब्राइटर दिखेगा, ठीक है। तो ब्राइटर को हम हाइपर इंटेंसिटी कहते हैं। अलॉन्ग विथ अगर हम पैटर्न पकड़ना चाहें तो हमारा मीडियल टेम्पोरल अलॉन्ग विथ इंसुलर एंड फ्रंटल का बाइलेटरल जो है दोनों साइड मसला आएगा, बट ये बाइलेटरल होगा, उसके साथ साथ एसिमेट्रिक होगा, नॉट इन सिमेट्री, मतलब 50% इधर है तो 50% इधर है, ये सिमेट्रिकल होता है। बट 50-30 होगा, बट दोनों साइड होगा, तो एसिमेट्रिकल चीजें हमको देखने को मिलेंगी। और अगर कभी भी आपको यही उसमें एमआरआई में बेसल गैंग्लिया का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाए, या आपका नॉर्मल हर्पीस सिम्प्लेक्स का चल रहा है, अगर यही में पहली बात तो बेसल गैंग्लिया पेयर्ड होती है, इसमें बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व नहीं होती है, स्क्वायर्ड होती है। बट अगर कभी बेसल गैंग्लिया का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाए तो आप हमेशा एक कंडीशन के बारे में सोचेंगे, अभी हम पढ़ते हैं उसके बारे में, जेब, दैट इज जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, दैट इज जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस, ठीक। इतनी सी बात समझ में आई। ये हमारा एमआरआई का इन्वेस्टिगेशन सिंपल शॉर्टेड सा ये रहेगा। सीटी नॉर्मल आएगा, हमने आपको बताया है, बट लेटर स्टेज में जो है हाइपोडेंसिटी टेम्पोरल लोब में देखने को मिल सकती है, या तो अगर स्टार्टिंग की स्टेज में हैमरेज हो गया है, ठीक है, तब भी आपको देखने को मिल सकती है।
CSF में सब चीज नॉर्मल रहेगी, सिर्फ जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं उनकी रेंजिंग 10 से 200 के बीच में आएगी। ठीक है, देखने में नॉर्मल रहेगा, क्लियर रहेगा। थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है एलिवेटेड हो, और इसके साथ साथ कभी कभी पेशेंट में आरबीसी भी प्रेजेंट पाई गई है। क्या पाई गई है? आरबीसी भी प्रेजेंट पाई गई है समटाइम। ठीक, तो ये दो इन्वेस्टिगेशन से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स इंसेफेलाइटिस का। अलॉन्ग विथ, अगर हम कोई गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो वायरस की वजह से हो रहा है, तो बैक्टीरिया ग्लूकोज वो तो करेगी नहीं यूज, तो ग्लूकोज बढ़ा नहीं रहेगा, बट प्रोटीन माइल्डली बढ़ा रह सकता है। कुल मिलाकर हम अगर सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो HSV PCR हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसके बाद ब्रेन बायोप्सी है टू कंफर्म द herpes simplex encephalitis। हमारे पास HSV PCR है, ठीक है, अलॉन्ग विथ ब्रेन बायोप्सी है। ब्रेन बायोप्सी बहुत पुराना मेथड है, HSV PCR नया है, पर HSV PCR जब भी कराएंगे जब हमको MRI में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ब्लड टेस्ट हम करा सकते हैं पेशेंट का, IgM IgG का, बट कोई काम का नहीं होता है। और अगर इम्यून की वजह से तो एंटी नमाडार, जो हमने एंटी नमाडा रिसेप्टर जो थे हमारे, ठीक, एंटी नमाडा रिसेप्टर का आप टेस्ट करा सकते हैं और अदर एंटीबॉडी का टेस्ट करा सकते हैं, ठीक, अलॉन्ग विथ HIV का भी करा सकते हैं। तो MRI के बाद ही ये सब टेस्ट आप कंफर्मेशन के लिए, पॉजिटिविटी के लिए पेशेंट का करा सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका सिंपल शॉर्टेड सा मेडिकेशन का सबसे बड़ा रोल है इसमें। ठीक, तो सीजर कंट्रोल करने के लिए लेविट्रासोरेम और फेनोटॉइन दिया जाएगा। इंटीबेट करने की ज़रूरत है तो GCS देख के इंटीबेट भी कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक, एंटीपायरेटिक्स दिया जाएगा बुखार के लिए। तो ये हमारा मोटा मोटा सा हर्पीस सिम्प्लेक्स इंसेफेलाइटिस हो गया। ठीक, अब हम जापानीज इंसेफेलाइटिस समझेंगे। जापानीज इंसेफेलाइटिस होता क्या है? इसे जेव भी कहते हैं। जेव ये सबसे ज्यादा कॉमन एपिडेमिक वायरल इंसेफेलाइटिस है। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, ये सब जगहों में देखा जाता है ड्यूरिंग दी सीजन ऑफ मॉनसून जो भी चल रहा है। ठीक है, ये एक मॉस्किटो के वजह से फैलता है, दैट इज क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक, तो इसकी खास बात क्या है कि यूपी, बिहार, आसाम, उड़ीसा में फैलेगा और मॉनसून के सीजन में, ठीक है, जुलाई से अक्टूबर नवंबर का टाइम जो होता है उसमें देखने को मिलेगा। ये
जो मॉस्किटो होता है बेसिकली उन जगह पे देखने को ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे आपके पिग्स पाले जा रहे हों, या फॉक्स में बहुत ढेर सारी बर्ड्स पाली जा रही हैं। ठीक है, तो वेडिंग बर्ड्स हम कह सकते हैं, और पिग्स जहाँ पलते हैं वहाँ ये मेजॉरिटी रहते हैं। और ये मॉस्किटो का एंड स्टेज जो होता है वो ह्यूमन ही होता है, एंड होस्ट एक तरह से ह्यूमन ही होता है। और इसकी मोर्टेलिटी रेट अराउंड 20 to 30% या 35% मोर्टेलिटी रेट होता है। ठीक, इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए कि जब भी आपको क्यूलिक्स मॉस्किटो बाइट करेगा, इसके बाद आपके ब्लड में क्यूलिक्स वायरस या जैफ इस पूरे मतलब क्यूलिक्स वायरस का नाम जो है क्यूलिक्स ट्राई टैटिनो राइनिकिस ट्राई राइनिकिस वायरस जो है ये आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। और इसी के बाद ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाए अगर, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर जैसे ही ये क्रॉस करेगा, इसके बाद ये न्यूरॉन्स में जाके रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा। क्या रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा? न्यूरॉन्स में इसका रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसका न्यूरॉन्स में रेप्लिकेशन शुरू होगा, उसके बाद सबसे अफेक्टेड ऑर्गन जो इसमें देखने को मिलेगा वो आपका थैलमस, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस, ये सब देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ये रेप्लिकेशन न्यूरॉन्स में शुरू होगा तो यहाँ पे क्या होगी पैथोलॉजी कि न्यूरोनल नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा। जैसे ही न्यूरोनल नेक्रोसिस शुरू हुआ, इसके बाद डीमाइलिनेशन, उसके बाद लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन, ये सब चीजें होने लगी। तो ये न्यूरोनल नेक्रोसिस होगा किस किस रीजन में? ये आपका CCBS स्पाइनल कॉर्ड, CCBS स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल में होगा, बेसल गैंग्लिया में होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होगा। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल अलोंग विथ कभी कभी ब्रेन स्टेम और हिपोकैम्पस तक भी ये नेक्रोसिस करा सकता है। बट सबसे ज्यादा कॉमनली अफेक्टेड एक चीज बस आप दिमाग में रखिएगा, कौन सा होता है? थैलमस। ये क्या होता है? सबसे कॉमन होता है। क्या? थैलमस, जहां से न्यूरल नेक्रोसिस शुरू होगा। ठीक है, तो ये पेशेंट में आपको स्टार्टिंग में बुखार देखने को मिलेगी और जितने भी इंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स हैं वो सब देखने को मिलेंगे। ठीक, तो अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में फीवर, हेडेक जो कि नॉर्मली हम लोग को दिखता चला आता है, नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ठीक, ये चीजें क्या देखने को मिलेंगी? स्टार्टिंग के 2-3 डेज में देखने को मिलेगी। जो हमारा प्री डॉर्म या प्रोडॉर्म पीरियड चल रहा था 2 से 3 दिन वाला, फीवर, हेडेक, नौसिया, वॉमिटिंग और डायरिया। इसके बाद सीजर्स स्टार्ट होंगे, कॉगवील रिजिडिटी, ट्रेमर,
कोरिएस्थेटोसिस डिस्टोनिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डिस्टोनिया along with tremors, cogwheel rigidity और कोरियोएथिटोसिस, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। डिस्टोनिया मैंने शायद कवर कराया था बट वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, फेल हो गई। तो डिस्टोनिया कवर था उसमें, तो मैं डिस्टोनिया, ट्रेमर और ये आपके एक दो बीमारी और है जिनका मैं दोबारा कवर कराऊंगा। तो वो वीडियो डिलीट हो गई, डिलीट क्या हुई, पूरी अपलोड ही नहीं हो पाई और मैंने अपने बैकअप से उड़ा दिया उसको, तो वो डिलीट ही हो गई थी। तो ये पेशेंट में अक्यूट कंडीशन में डिस्टोनिया, ट्रेमर्स, कॉग्निटिव और कोरियोथेटोसिस देखने को मिलेगा। इसके बाद धीरे धीरे करके फ्लैसिड पैरालिसिस, अगर कभी आपका कौन इन्वॉल्व हो गया, जो हमने स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर सेल लिखा था, अगर वो इन्वॉल्व हो गया, देखिए वही सबके सिम्टम्स हैं। बेसल गैंग्लिया था, थैलेमस था, ब्रेन स्टेम थी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक दो चीज़ और थी, स्पाइनल कॉर्ड था, हिपोकैम्पस था, बेसल गैंग्लिया, हाँ ठीक, ये सब था। तो यही सब में जो जो दिक्कत आएंगे वैसे ही सिम्टम्स पेशेंट को दिखने शुरू हो जाएंगे। अक्यूट में ये सब सिम्टम्स दिखेंगे, 2 से 3 दिन में ये सब सिम्टम्स दिखेंगे। फिर अक्यूट स्टेज में जैसे 2 से 3 दिन क्रॉस होगा तो डिस्टोनिया, ट्रेमर, कॉग्निटिव, कोरियोथेटोसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है, ये सब चीजें दिखेंगी। ठीक, हो सकता है साइकोसिस भी दिखने लगे, किसी किसी पेशेंट में साइकोसिस भी होने लगता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि साइकोसिस भी शुरू हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जब लेटर फीचर हम देखेंगे तो पेशेंट में अगर चीजें सही नहीं कराई गई तो डेसिबरेट पोस्चर, रेस्पिरेटरी फेलियर, उसके बाद डेथ, ये हमारे लेटर स्टेज के सारे क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। मोस्टली जब बच्चों में ये होगा और बच्चों में देखने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको अगर बच्चों में बारिश के टाइम पे बिहार, आसाम, यूपी में आपको बच्चों में फीवर, ट्रेमर्स लाइक सिम्टम्स, कॉगव्हील्स लाइक सिम्टम्स, थोड़ी सी पैरालिसिस, बुखार और ये सब सारे सिम्टम्स दिखें, तो आप जापानीज इंसेफेलाइटिस के बारे में एक बार सोच सकते हैं कि हो सकता है पेशेंट को जापानीज इंसेफेलाइटिस है। इसको टेस्ट करने का सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जो है, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन जानना चाहें तो सेरोलॉजी है, दैट इज आईजीएम, एलिसा, जो कि हम सीएसएफ से टेस्ट करेंगे या तो सीरम लेके टेस्ट करेंगे। तो सीएसएफ में आईजीएम चेक करेंगे, ठीक, आईजीएम की एंटीबॉडीज चेक करेंगे, क्योंकि यही स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा सेंसिटाइजेशन पहले हफ्ते में दिखाएगी, सेंसिटाइजेशन दिखाएगी। ओवर 95% चांसेस हैं कि इसका सेंसिटाइजेशन इसमें पहले हफ्ते में देखने को मिलेगा, और इसी से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बाकी वायरसेस से। जैसे कि हमारे पास फ्लैवी वायरस जो होता है, तो वो उससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप सिर्फ आईजीएम के बेस पे कर पाएंगे, ठीक है, फ्लैवी वायरस से। अगर एमआरआई कराएंगे तो थैलमस में जो है बाइलेटरल आपको थैल्मिक लीजन देखने को मिलेगा, बेसल गैंग्लिया में तो बेसल गैंग्लिया में, ब्रेन स्टेम, हिपोकैम्पस, ये सब एरिया में जो है ब्राइटनेस ज्यादा देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? हाइपर इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, हाइपर इंटेंसिटी देखने को मिलेगी इन दी एमआरआई, ठीक है। एमआरआई में आपको इन सब रीजन में हाइपर इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। ज्यादातर ये जब शुरू होता है तो इसका आइडेंटिफिकेशन एमआरआई के लेवल पे ये देखा जाता है कि जो आपका थैलेमस है उसमें बाइलेटरल ब्राइटनेस है कि यूनिलेटरल है, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल। अगर बाइलेटरल है तो एक डिफरेंशियल आप इसका डाल सकते हैं, बट बिना सीएसएफ आईजीएम कराए आप कंफर्म नहीं कह सकते, बिना सीएसएफ आईजीएम और ये क्लिनिकल फीचर देखे बगैर आप नहीं कह सकते उसको जापानीज इंसेफेलाइटिस है। इतनी सी बात समझ गए। सपोर्टिव मैनेजमेंट ही ऐसा है, और
एंटीवायरल कोई ऐसी स्पेसिफिक दी नहीं जाती है, ठीक है। वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मच्छरों से बचें, यही इसका उपाय है सबसे बड़ा, ठीक। तो मैनेजमेंट ही दिया जाता है, ऐसी कोई एंटीवायरल ड्रग अभी तक बनी नहीं है, ठीक है। कोई भी वायरस के लिए ऐसी कोई ड्रग बनी नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास 3 टाइप के और बचे हैं, ठीक। ये अभी तो हम वायरल समझ रहे हैं कि वायरल कैसे होता है। तो इसके बाद हमारे पास रेबीज है, ठीक। तो हमने इन टोटल 3 वायरल में हमने क्या पढ़ा, 3 पढ़ा। सबसे पहला जो हमारा था वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से था। सेकंड हमारा जापानीज। थर्ड हमारा जो है रेबीज, ठीक। तो इसके बाद हमारा रेबीज इंसेफेलाइटिस आएगा। ये आपका रेबीज वायरस की वजह से होगा, ठीक है। रेबीज वायरस, जिसका दूसरा नाम हम लेसा वायरस भी कहते हैं, ठीक है। तो रेबीज वायरस की वजह से होने वाला इंसेफेलाइटिस, ये जो है बेसिकली आपका एनिमल डॉग बाइट और मंकी वगैरह के केसेस में देखा गया है। तो डॉग बाइट या कोई भी एनिमल बाइट में देखा गया है, जिस डॉग को या जिस एनिमल को ऑलरेडी रेबीज है, तो उसके थ्रू ये वायरस आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होता है, और इसकी मोर्टेलिटी रेट 100% होता है। डेथ होने के बहुत सर्टेन चांसेस होते हैं, 100% चांसेस होते हैं कि पेशेंट की डेथ ड्यू टू दिस वायरस हो जाएगी, ठीक है, अगर आपको सिम्टम्स दिखना शुरू हो गया है, ठीक। तो अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करें, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो जहाँ पे डॉग बाइट आएगी वहाँ से वायरस एंटर करेगा, ठीक। उसके बाद ये वायरस मसल में जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। मसल में मल्टीप्लाई होने के बाद ये धीरे धीरे करके आपके पेरिफेरल नर्व के थ्रू पेरिफेरल नर्व में पहले पहुंचेगा, और उसी के थ्रू आपके स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगा, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते ही ये ब्रेन की तरफ असेंड करेगा, ब्रेन की तरफ असेंड करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब ये ब्रेन की तरफ असेंड करेगा, तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि बेसिकली आपका ब्रेन स्टेम, हिप्पोकैम्पस, सेरिब्रम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो है दिक्कतें शुरू कर देगा, और जब ब्रेन में असेंड ये सब एरिया में पहुंच जाएगा, तो पेशेंट में कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्लिनिकल सिम्टम्स को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, ठीक। क्लिनिकल फीचर्स हमारे आफ्टर रीचिंग द ब्रेन हमारे 2 तरीके से देखने को मिलेंगे। पहला फ्यूरियस और दूसरा पैरालिटिक। तो पहला जो है फ्यूरियस रेबीज होगा, दूसरा पैरालिटिक रेबीज। तो
फ्यूरियस ही मेजॉरिटी में देखा जाता है 80% और पैरालिटिक 20% केसेस में ही सिर्फ देखा गया है। फ्यूरियस और पैरालिटिक रेबीज की अगर हम बात करें तो इसमें पेशेंट में आपको पैरेस्थीसिया देखने को मिलेगा, मतलब सेंसेशन जा चुकी रहेगी जहाँ पे बाइट किया होगा किसी ने, ठीक है। मतलब पैरेस्थीसिया उस जगह पे देखने को मिलेगा जहाँ पे बाइट हुआ रहेगा, अलॉन्ग विथ हाइड्रोफोबिया भी इसमें देखने को मिलता है और एरोफोबिया भी देखने को मिलता है। पानी से डर और हवा से डर पेशेंट में देखने को मिलेगा। इसके बाद पेशेंट में बहुत ज़्यादा कभी कभी सलाइवा भी बनना लगेगा, हम कह सकते हैं हाइपर सलाइवेशन भी देखने को मिलेगी। और इसके बाद पेशेंट को धीरे धीरे करके सीजर्स आते हैं दैट लीड टू द डेथ, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूरियस रेबीज है जो 80% केसेस में हम देखेंगे पेशेंट के, ठीक है। रही बात पैरालिटिक रेबीज की, तो पैरालिटिक रेबीज जो है, सबसे पहली चीज तो इसमें कोई भी तरीके का हाइड्रोफोबिया नहीं देखने को मिलेगा, बट एक तरीके का फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा जो हमको जीबीएस में भी देखने को मिलता है, ठीक। हाइड्रोफोबिया नहीं देखने को, पेशेंट इरिटेटेड या एजिटेटेड नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं लेस एजिटेटेड, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। ये हमारा एक मोटा मोटा सा डिफरेंशिएशन है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल फीचर, अगर फ्यूरियस रेबीज पेशेंट को हो रहा है तो बाइट की साइड में पैरेस्थीसिया देखने को मिलेगा, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, हाइपरसल्वेशन, सीजर। पैरालिटिक रेबीज में फ्लैसिड पैरालिसिस, कोई हाइड्रोफोबिया देखने को नहीं मिलेगा, पेशेंट को बहुत कम एजिटेटेड रहेगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। बट पैरालिटिक रेबीज जो है ओवर द टाइम प्रोग्रेस करता है, मतलब बहुत स्लो होता है एज कंपेयर टू फ्यूरियस रेबीज, ठीक है। ये हमारा एक मोटा मोटा सा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक। तो आप इसमें अगर कभी पेशेंट का ब्रेन बायोप्सी कराएंगे तो जो नाइग्री बॉडीज होती हैं, ठीक, उनमें पैथोजेनिक हिस्टोलॉजी बनने लगेगी। जब ब्रेन में जाता है तो ब्रेन में जब आपका सेरिबेलम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम और हिपोकैम्पस का इन्वॉल्वमेंट आता है, तो इसी के बाद जो है एक नाइग्री बॉडीज फॉर्मेशन हो जाती है जो कि एक पैथोजेनिक हिस्टोलॉजी बताती है, ठीक है। तो यही नाइग्री बॉडीज का अगर आप ब्रेन बायोप्सी कराएंगे आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशेंट, जिसे हम पोस्टमार्टम भी कहते हैं, तो आप पेशेंट में ये चीज़ें देख सकते, इसमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि पेशेंट को रेबीज की वजह से मसला हुआ था, ठीक। इससे प्रिवेंशन का ट्रीटमेंट तो कोई ऐसा प्रूवन ट्रीटमेंट इसका है नहीं, ठीक है। और अगर ट्रीटमेंट होता भी है तो बहुत रेयरली सक्सेसफुल होता है, तो इसका प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो आप जो है VCRV, दैट इज वेरो सेल रेबीज वैक्सीन, वेरोसेल रेबीज वैक्सीन लगवा सकते हैं। क्या लगवा सकते हैं? वेरोसेल रेबीज वैक्सीन। जब वेरोसेल रेबीज वैक्सीन लगाएंगे आप तो पेशेंट में आपको मेजॉरिटी 3 डोज देना पड़ेगा, डे 0 पे, 7वें दिन पे और 21वें दिन पे, ठीक है। तो ये बेसिकली लोग लगवाते हैं इस चीज़ की वैक्सीन, वेरोसेल वैक्सीन, रेबीज की वैक्सीन लगवाते हैं। तो पहली चीज़ हम प्री एक्सपोजर, तो हम ये कह सकते हैं ये तो प्री एक्सपोजर हो गया, बीमारी होने से पहले वाला मसला। अगर पोस्ट एक्सपोजर पेशेंट आता है, पेशेंट आपके साथ मतलब वायरस एंटर कर चुका है बॉडी में, तब आता है, तो तब कैसे प्रिवेंट करेंगे? आप रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन दे देंगे, दैट इज द रिग पैक। कौन से डे 0 ही से शुरू करेंगे, जिस दिन हुआ है उस दिन ही से लगाना शुरू करेंगे, इन्फिल्ट्रेट करेंगे वूंड को, ठीक। और यही आपका रेबीज इम्यूनोग्लोबिन दिया जाएगा, ठीक। फिर इसमें 2 तरीके की वैक्सीन आती है। अगर रेबीज की वैक्सीन की बात करें हम मोटी मोटी सी, तो जो रेबीज वैक्सीन होती हैं इनका कोर्सेस कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं। रेबीज वैक्सीन का जो कोर्स होगा,
जिसकी वजह से हमारा जो हमको रेबीज इंसेफेलाइटिस देखने को मिल रहा है। तो इसका कोर्स 0, 3, 7, 14, 28 ऐसे चलता है, ठीक है। तो 0, 3, 7, 14, 28 पहला डोसिंग ऐसे चलता है, ठीक है। ये जब चलेगा जब आपका जो एसएन वाला जो लगता है, तो ये 5 डोज का रहता है, जैसे एसएन कहते हैं, ESSEN, ठीक है, एसएन कहते हैं। तो ये रहता है, अगर हम जैग्रब लगाते हैं, जैग्रब तो जैग्रब 3 डोज का रहता है, दैट इज 0, 3 एंड 7। ये कौन सा होता है? जैग्रब, ठीक है। कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है, ठीक है। जैग्रब लगाते हैं तो ये 3 डोज का होता है। इन सिंपल शॉर्टेज से समझ में आया। तो डे 1 पे लगे, डे 0 पे लगेगा, डे 3 पे लगेगा और डे 7 पे लगेगा। कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट ट्रीटमेंट नहीं ना, हम ऐसे पहले बता चुके हैं, सिर्फ वैक्सीन ही है। और प्री एक्सपोज और पोस्ट एक्सपोज में जो है आपको अपने हिसाब से डॉक्टर को देख के जरूर से दिखवा के लगवाना है, वरना मोर्टेलिटी रेट 100% होती है। बचने का कोई चांस ही, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप बच सकते हैं इस चीज से, ठीक है। सीधा मरेंगे आप, और बहुत गंदी मौत मरेंगे। पैरास्थीसिया होगा, हाइड्रोफोबिया, पानी से पानी नहीं पिएंगे, स्पैदम होने लगेगा मुंह में, ठीक। एरोफोबिया, थोड़ी सी हवा लगेगी तो आपको डर लगने लगेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा थूक मुंह से निकलेगी, धीरे धीरे करके सीजर्स आएंगे, सीजर्स के बाद आपको कभी कभी बहुत हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, ठीक है। कोमा भी कुछ टाइम के लिए हो सकता है। इवन आप फ्यूरियस रेबीज में आप डॉग की तरह बिहेव भी करने लगते हैं, इवन बार्किंग भी शुरू कर देंगे। इतनी सी बात समझ में आई। ये हमारा रेबीज इंसेफेलाइटिस हमने पढ़ा कि रेबीज की वजह से हमारे ब्रेन पैरेन्काइमा में अगर कोई मसला हो रहा है, और ब्रेन पैरेन्काइमा में मसला होने का मतलब एसेंट टू ब्रेन यहाँ था ही। तो हमने क्या बताया था कि ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और थैलेमस में अगर कोई वायरस, मतलब रेबीज वायरस चला जाता है, जिसे हम लिस्सा वायरस भी कहते हैं, तो इसको ही क्या कहते हैं? रेबीज इंसेफेलाइटिस कहा जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का है वो ऑटो इम्यून है। तो ऑटो इम्यून को हम थोड़ा सा समझेंगे। तो ऑटो इम्यून में कुछ पार्ट्स आते हैं। हम ज़्यादा ऑटो इम्यून पे मतलब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। ऑटो इम्यून में कुछ पार्ट्स आते हैं। तो ऑटो इम्यून जो है कई बॉडी की वजह से हो सकता है। जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो हमारा एंटी नमाडा होता है, ठीक है। तो पहला होता है ये एंटी नमाडा रिसेप्टर का इंसेफेलाइटिस होता है। एंटी नमाडा रिसेप्टर इंसेफेलाइटिस कह सकते हैं। एंटी नमाडा रिसेप्टर इंसेफेलाइटिस क्या कहता है? एंटी नमाडा रिसेप्टर इंसेफेलाइटिस सबसे पहले 2007 में डिस्कवरी हुई थी ड्यूरिंग द डालमाओ एट एल, ठीक है। ये एक लैंडमार्क पेपर बनाया गया था, और इसमें जो आईजीजी होता है वो अगेंस्ट ग्लूनी ग्लन वन, ठीक है। तो जो आईजीजी होगा अगेंस्ट ग्लून वन सब यूनिट के एक, जो कि सब यूनिट होती है, किसकी सब यूनिट होगी? नमाडा रिसेप्टर की। तो इतनी बात समझ गए। तो अगेंस्ट जब आईजीजी वन अगेंस्ट ग्लूनिन वन के, जो कि एक सब यूनिट ऑफ नमाडा रिसेप्टर होती है, NMDAR, ठीक है, नमाडा रिसेप्टर होती है। इसके अगेंस्ट जब आईजीजी हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? एंटी नमाडा रिसेप्टर इंसेफेलाइटिस कहेंगे। मोस्ट कॉमनली ये ऑटो इम्यून होता है, यंग वुमेन्स में ज्यादा देखा गया है, और ये बेसिकली जो है ओवेरियन टेराटोमा की वजह से होता है, ठीक है। कभी कभी ये टेस्टिकुलर ट्यूमर में और थाइमोमा में भी देखा जाता है, ठीक। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो एंटी ग्लूनन वन है वो एंटीबॉडीज बनाएगी। ये एंटीबॉडीज ब्लड ब्रेन बैरियर पास करेगी, बाइंड करेगी नमाडा के साथ, रिसेप्टर को फंक्शन कम करेगी। फंक्शन कम करने के बाद जो नमाडा मीडिएटर इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन है उनका भी फंक्शन लॉस करेगी। और जो आपका इम्बैलेंस वाले सिम्टम है और साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं वो दिखाना शुरू कर देगी। स्टार्टिंग स्टेज में फीवर, हेडेक, वायरल इलनेस, फिर उसके बाद एंजाइटी, एजिटेशन, हेलुसिनेशन, बिहेवियर, ये सब चेंजेस
आने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें कुछ फेजेस चलते हैं। कुछ फेजेस की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फेज हमारा प्रोडोर में फीवर, हेडेक, वायरल वायरल इलनेस आता है। चलिए इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी आप समझ लीजिए कि एंटी ग्लन वन एंटीबॉडी जो होती है ये क्या करेंगी, ये एंटी ग्लन वन एंटीबॉडी जो है वो इन्फ्लेमेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन क्रॉस करेंगी। क्या क्रॉस कर जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाती ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन। मेजॉरिटी देखा गया है कि ये जब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस जब ही करेंगे जब ये वहां पे सेल का इन्फ्लेमेशन हो। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर जैसे ही क्रॉस करेंगी तो ये बाइंड कर लेंगी एनएम नमाडा रिसेप्टर से। जैसे ही नमाडा रिसेप्टर से बाइंड करेंगी तो ये एनएम रिसेप्टर का फंक्शन रिड्यूस कर देंगे। क्या रिड्यूस कर देंगे, फंक्शन रिड्यूस कर देंगे। इसी फंक्शन रिडक्शन के बाद जो है पेशेंट में आपको जो है नमाडा से जितनी भी इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन फंक्शन हो रहा था, हम कह सकते हैं कि नमाडा रिड्यूस नमाडा फंक्शंस that is inherited by interneurons, इनके फंक्शन रिड्यूस कर देगा। तो नमाडा के फंक्शन रिड्यूस कर देगा। जो भी नमाडा के इंटरन्यूरॉन के इनहिबिटरी फंक्शन होते हैं एंड नमाडा मीडिएटेड फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं नमाडा मीडिएटेड एंड नमाडा फंक्शन that are inherited by interneuron are reduced, leading to the net excitatory imbalance, leading to net excitatory balance। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। पहली चीज ये देखने को मिलेगा, पेशेंट प्रोडॉर्म स्टेज में आएगा तो कंप्लेन करेगा फीवर की, हेडेक की और वायरल सिम्टम्स दिखाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरे, जब थोड़ा सा ये चीजें बढ़ेंगी तो वो शिफ्ट हो जाएगा साइकोसिस में। ठीक, साइकोसिस मतलब हेल्यूसिनेट करने लगेगा, डिल्यूजन्स आने लगेंगे। उसके बाद ये चीजें न्यूरोलॉजिकल हो जाएंगी, जैसे कि कॉन्शियसनेस इफेक्ट होने लगेगी। ठीक, कॉन्शियसनेस, सीजर्स आने लगेंगे। ठीक, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलेगा। ठीक, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम स्टार्ट होंगे, पहले प्रोड्रोम, फिर साइकोलॉजिकल, फिर न्यूरोलॉजिकल, फिर उसके बाद न्यूरोलॉजिकल के बाद हमारा मेन जो आता है ऑटो इम्यून का आता है। ऑटो इम्यून में ट्रैकी और ब्रेडिकार्डी ये सब दिख सकता है। ठीक है, तो ट्रैकी स्लैश ब्रेडिकार्डिया अलॉन्ग विथ आपको कभी कभी इन पेशेंट में बीपी भी फ्लक्चुएट करता हुआ दिखेगा, अप एंड डाउन देखने को दिख जाएगा। ठीक, तो ये हमारा ऑटो इम्यून वाला फंक्शन हो गया, ये इंस्टेबिलिटी हो गई जिसे हम ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा हाइपोकाइनेटिक स्टेज आ जाएगा जिसमें पेशेंट जो है अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। दो दिस इज द लास्ट स्टेज, इसमें पेशेंट हाइपोकाइनेटिक के बाद अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। ये हमारा मोटा मोटा सा हमारा जो क्लिनिकल फीचर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मोर्टेलिटी रेट 5% होती है और स्टार्टिंग में ये अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो पेशेंट में अक्सर करके ट्यूमर की वजह से, अगर ट्यूमर के वजह से हो रहा है तो ट्यूमर के जो रिमूवल ऑफ ट्यूमर के बाद ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है अगर ट्यूमर मिलता है तो। ठीक, वरना आपका प्लाज्मा एक्सचेंज वगैरह के सेशंस होते हैं इसमें। ठीक है, और मेंटेनेंस के लिए कुछ दवाएं चलती हैं तो उसके वजह से ठीक हो जाएगा। ठीक, अगर आप ट्यूमर रिमूवल नहीं करा रहे हैं तो ये चीज का रिलैप्सिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आई। ये सबसे पहला हमारा ऑटो इम्यून में ये था, ये सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाने वाला है। ठीक,
अगर हम इसी की तरह दूसरे की बात करें, दैट इज LGI1। ठीक, तो LGI1 जो है हमारा, देखिए हम इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे। LGI1 जो है हमारा, LGI1 इंसेफेलाइटिस, तो LGI1 जो होता है वो जब जो एंटी LGI जो हमारी होती हैं उनके वजह से देखा गया है। इन टोटल अगर ये समझा जाए कि इसमें क्या होगा, तो इसमें जो एंटी बॉडी में एंटी LGI या एंटीबॉडी बनने लगेगी। LGI का मतलब होता है ल्यूसीन रिच ग्लायोमा, दैट इज इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, और ये LGI जो होता है धीरे धीरे इसका काम होता है कि सिक्रीट करना प्रोटीन। कहाँ पे सिक्रीट करता है LGI1 प्रोटीन? सिनेप्सिस में सिक्रीट करेगा प्रोटीन। तो जब इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएगी तो ये सिक्रीशन का फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से पेशेंट आएगा आपके पास कुछ सिम्टम्स लेके, जैसे कि वन साइड का फेस या आर्म का पोस्चर कम है, आर्म रेजेस में मसला हो रहा है, फेस फिस्ट जो है क्लिंच, जिसे फिस्ट क्लिंचिंग कहते हैं, ये मुट्ठी बनाने में मसला हो रहा है। ठीक है, ये सब के सिम्टम्स के साथ आएगा। कभी कभी ये पेशेंट आता है हाइपोनाट्रीमिया के साथ, और इसमें सिर्फ एक डिफरेंशिएशन फैक्टर होता है LGI1 में, ल्यूसीन ल्यूसीन जो ल्यूसीन रिच ग्लायोमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये इंसेफेलाइटिस का फीचर देखने को मिलेगा। अगर मेमोरी इंपेयरमेंट हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, मुंह पे सीजर पड़ रहा, ठीक है, मुंह का सीजर सिवा रहा है, मुंह से वैसे ऐसे कर रहा है पेशेंट, जब आप पेशेंट पे शक कर सकते हैं कि इसको LGI1 का सिम्टम्स है, क्योंकि इप्सिलेटरल फेस वीकनेस और टोन घटने से आप सही से डिफरेंशिएट तो कर नहीं पाएंगे। तो अगर इंसेफेलाइटिस का मेन फीचर पूछे तो यही देखने को मिलेगा। ठीक, अलॉन्ग विथ हाइपोनाट्रीमिया। तो ये हमने 3-4 चीजें इसकी बता दी हैं। इसके बाद हम बात करें अगर नीपा की, नीपा पढ़ाया है क्या हमने, हमको लग रहा है। ठीक है, नीपा वायरस की बात करें तो नीपा वायरस केरला में 2018 के बाद से 2-3 बार आउटब्रेक हो चुका है, और ये बेसिकली आपका जो रिजर्वायर बैट्स होते हैं इनके वजह से होता है। ये बैट्स अगर किसी खाने पे चढ़ जाए, किसी चीज पे चढ़ जाए, या कोई फ्रूट को कंटेमिनेट कर दें, या डायरेक्ट कोई पिक की वजह से होता है, तो ये इनडायरेक्टली होता है आपका बैट्स की वजह से। मतलब बैट ही मेन रीजन रहता है, बैट डायरेक्ट आ जाए, या बैट कोई फ्रूट कंटेमिनेट कर दें, आप उस पेड़ से फ्रूट तोड़ के खा लें। ठीक है, तो इस वजह से होगा। इसमें बेसिकली होगा क्या, नीपा वायरस जो है एक सिस्टमिक वायरीमिया क्रिएट करता है, जो कि एक सिस्टमिक वायरीमिया है। ठीक, इसके वजह से आपका नीपा वायरस की वजह से बेसिकली क्या होता है, वेसल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा? वेसल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। यही वेसल्स का इन्फ्लेमेशन जब ब्रेन में धीरे धीरे होना शुरू होगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, वेसल इंजरी हो जाएगी, या वैस्कुलर इंजरी हो जाएगी ब्रेन में। ठीक, ये ब्रेन में वैस्कुलर इंजरी जब होगी, तो इसी वैस्कुलर इंजरी की वजह से पेशेंट आपके पास जब आएगा, तो वो इंसेफेलाइटिस अलोंग विथ हेमरेजिक अलोंग विथ वैस्कुलाइटिस की कंप्लेन के साथ आएगा। ठीक है, जब भी आप उसका जो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ठीक, थ्रोट स्वाब या CSF ये सब कराएंगे, एलिशा कराएंगे, तो आपको तब जाके इसमें चीजें पता चल जाएगी। मोर्टेलिटी रेट समझिएगा इसका 60-75% होता है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, बचाव ही एक चीज है जिससे आप बच सकते हैं। ठीक है ये अगर आपको हो गया है तो आपसे दूसरे आदमी को भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये हो सकता है। फीवर, पेशेंट आएगा, कंप्लेन करेगा, फीवर, हेडेक, ठीक है, ये सब की नॉर्मल कंप्लेन करेगा। ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस की कंप्लेन करेगा। ठीक है, ब्रेन स्टेम के फीचर जैसे CNS नर्व पाल्सी, मायोक्लोनस, सीजर्स, ये सब की कंप्लेन करेगा। ठीक, ये सब धीरे धीरे करके रोजमर्रा की जिंदगी में इसके ज्यादा बढ़ने लगेंगे। कभी कभी पेशेंट आपका निमोनिया के साथ भी आ सकता है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर का भी देखने को चांसेस मिल जाएगा। तो नीपा आउटब्रेक जो 2018 में हुआ था,
फिर उसके बाद अगले साल भी हुआ था, फिर 2021 में हुआ था, फिर 2023 में हुआ था। ये ऐसे सीक्वेंशियल नीपा हुआ था, नीपा वायरस का आउटब्रेक हुआ था 3-4 बार केरला में ड्यू टू द रिजर्वायर बैट्स एंड दे कंटामिनेटेड द फ्रूट। और डायरेक्टली या तो फ्रूट को कर देते थे, ह्यूमन को कर देते थे। तो इसकी वजह से नीपा जो है वो जब आपके ब्लड में जाता है तो वैस्कुलाइटिस फॉर्म करता है, इसमें ब्रेन में वैस्कुलर इंजरी हो जाती है। इसी की वजह से जब इसका पेशेंट आएगा तो इसमें इंसेफेलाइटिस, हेमरेजिक और वैस्कुलाइटिस तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। और इन पेशेंट के बचने के चांसेस कम होते हैं, मोर्टेलिटी रेट अराउंड 60 to 75% देखा गया है। इतनी सी बात समझ में आ गई। कोई अप्रूव एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं ना, सिर्फ थोड़े बहुत प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये सब दिया जाता है। इसका पता बेसिकली ऐसे चलता है कि जब एलिसा में आईजीजी और आईजीएम की सीरोलॉजी करते हैं। एलिसा आप लोग जानते हैं, एलिसा आप लोगों ने नाम सुना होगा, एलिसा टेस्ट जो होता है इसमें आईजीजी और आईजीएम, जब हम एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं तो हमारा जो है हमको ये पता चल जाता है कि पेशेंट को इंसेफेलाइटिस है कि नहीं है, किस टाइप का इंसेफेलाइटिस, नीपा इंसेफेलाइटिस है कि नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ गई इन टोटल। ठीक, ये हमारा कुछ 3 टाइप का ऑटो इम्यून, इंपॉर्टेंट 3 टाइप का था, वैसे 5-6 टाइप का होता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन भी हमने पढ़ा, सबसे डेप्थ में मोस्ट कॉमन पढ़ा पूरी पैथोफिजियोलॉजी के साथ साथ। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आई। थोड़ा सा हम इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कम करेंगे, और मैनेजमेंट इसका स्टेजेस के हिसाब से, या तो उसके, मेरे ख्याल से इसका स्टेजेस सबसे बढ़िया है कि आपका सिम्टम्स के या तो बीमारी के हिसाब से करा जाए। अगर हम देखिए सिम्टम्स के हिसाब से इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें, अगर हम इसके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें, या चलिए बीमारी के हिसाब से उठा रहे हैं, तो पहली बीमारी हमने जो पढ़ी थी दैट इज HSE। क्या पढ़ा था? HSE। तो HSE हमारा जो बेसिकली इंसेफ्लाइटिस हो रहा था हर्पीस सिम्प्लेक्स की वजह से, दैट इज दी हर्पीस सिम्प्लेक्स इंसेफ्लाइटिस। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स इंसेफ्लाइटिस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हो रहा था। ठीक, तो इसका अगर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हम समझना चाहें तो सबसे पहले हमको उनके कंपोनेंट्स पे काम करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि HSC में हम बाइलेटरल हिपोकैम्पल इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपको एमनीसिया देखने को मिल सकता है, आप एमनीसिया का मैनेजमेंट करेंगे। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एफेजिया का मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, चीजें तो बहुत सी देखने को मिलती है, पर मैनेजमेंट फिजियोथेरेपी कहाँ पे आप कर सकते हैं इन सब में, तो एमनीसिया करेंगे, एफेजिया करेंगे। ठीक, इसके साथ साथ बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि फ्रंटल लोब का इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें। ठीक, तो बिहेवियरल चेंजेस पे आप काम करेंगे। इन टोटल आप हर्पीस सिम्प्लेक्स में ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक, अगर हम जेफ की बात करें, दैट इज जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस। ठीक है, तो ये आपका पार्किंसन लाइक सिम्टम दिखाएगा। तो आप किस पे काम करेंगे, एक्स्ट्रा पैरामिडल फीचर पे काम करेंगे, क्योंकि ये आपको कैसा सिम्टम दिखाता है, पार्किंसन की तरह सिम्टम्स दिखाता है। इसकी इतनी सी बात समझ गए आप। डोपामिनर्जिक ट्रीटमेंट, जो हमने डोपामिनर्जिक ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट डोपामिनर्जिक ट्रीटमेंट अगर आप फिजियोथेरेपी इस पेशेंट की कराते हैं तो आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। आप इसमें मसल स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, मसल स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, ऑर्थोसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉग्निशन इम्पेयरमेंट देखा जाता है इसमें, तो कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस भी कराएंगे कॉग्निशन मेंटेन कराने के लिए। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास है एंटी नवाडा। हाँ, एंटी नवाडा रिसेप्टर कह सकते हैं, एंटी नवाडा एएनआर मैंने लिख दिया है, बट इसको एंटी नवाडा रिसेप्टर इंसेफ्लाइटिस समझिएगा। ठीक है, तो एंटी नवाडा में पेशेंट में मूवमेंट डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। तो मूवमेंट डिसऑर्डर आप वेटेड चीज से ठीक कर सकते हैं, वेटेड डिवाइस फॉर डिस्काइनेसिया। ठीक है, डिस्काइनेसिया वेटेड डिवाइस से आप सही कर सकते हैं। वेटेड डिवाइस के बाद अगर बात करें तो इसमें भी हमको कॉग्निशन में मसला देखने को मिलेगा,
और पेशेंट बहुत थका थका रहेगा। और हमने एंटीनामाटा में ये भी पढ़ा था कि हमको साइकोसिस भी देखने को मिलेगा। तो साइकोलॉजिकल अलोंग विथ फटीग एंड कॉग्निशन। तो वेटेड डिवाइस के साथ आपने डिस्काइनेसिया सही कर दिया, इसके बाद आप कॉग्निशन कॉमा वेटेड डिवाइस डिस्काइनेसिया के लिए, कॉग्निशन के लिए, और हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो भी आएंगे उसको आपको अपने हिसाब से मैनेज आउट करना। देखिए एक एक को हम पूरा कंप्लीट नहीं बता सकते, हम हो सकता है पूरी वीडियो साइकोलॉजिकल सिम्टम के ट्रीटमेंट में बना दें, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक। बट हर वीडियो में उस चीज को डिस्कस बार बार नहीं कर सकते। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक। एक मोटी सी बात अगर हम समझाना चाहें आपको, तो जेफ की अगर बात करें तो जेफ में हमने क्या किया था, पार्किंसन लाइक सिम्टम दिख रहे थे, डिस्टोनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेम वही ट्रीटमेंट चलेगा जो आपका पार्किंसन में चलता है। मैंने बताया एक्स्ट्रा पैरामिडल फीचर्स दिखाएंगे क्योंकि, ठीक है, अलॉन्ग विद डिस्टोनिया वाला, ठीक। तो इसमें सिम्टम्स आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ समझना चाहें तो जैसे कि हमारा जो जापानीज होता है, इसको चलिए हम थोड़ा सा इन डेप्थ समझेंगे। इसमें चीज़ें अच्छी खासी हैं और पार्किंसन के रिलेटेड भी है। तो आप चीज़ों को मैनेज आउट रूल आउट सही से कर सकते हैं, और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट मेनली वही काम करता है, ठीक है, जब ही में काम करता है। तो ये मोटा मोटा समझ गए। अब अगर हम एक जनरल सिम्टम्स वाइज उठाएं, फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन हैव कॉग्निटिव मसला ज़्यादा है, तो उसमें क्या कराएंगे हम, मोटर है तो क्या कराएंगे हम, ठीक, मोटर में क्या कराएंगे, कम्युनिकेशन में क्या कराएंगे, कोऑर्डिनेशन में क्या कराएंगे, ठीक है। तो ये सब हम समझेंगे। तो अगर हम कॉग्निशन की बात करें तो इसमें हम अटेंशन ट्रेनिंग कराएंगे, मेमोरी कराएंगे, ठीक, अटेंशन और मेमोरी कराएंगे, अलॉन्ग विद जो हमारे और भी ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन ट्रेनिंग होती है, जैसे हम EFT कहते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक। मोटर की अगर बात करें तो हेमीप्लीजिया के साथ अगर पेशेंट आता है या कोई भी मूवमेंट डिसऑर्डर के, जाए कोरियोस्टेसिस होता है, डिस्टोनिया आता है, तो पहले तो मूवमेंट डिसऑर्डर के हिसाब से कराएंगे आप। दूसरा आप क्या करा सकते हैं, पेशेंट में ही देखेंगे अगर हेमीप्लीजिया है तो स्ट्रोक का सेम प्रोटोकॉल स्ट्रोक का फॉलो करेंगे, अगर हेमीप्लीजिया है तो स्ट्रोक का प्रोटोकॉल फॉलो होगा। अगर एटैक्सिया है तो हमने आपको एटैक्सिया के लिए बताया फ्रेंकल्स एक्सरसाइज कराएंगे आप, ठीक, फ्रेंकल्स एक्सरसाइज कराएंगे। इतनी सी बात। सॉरी वो बीच से थोड़ा सा कट हो गई थी, वीडियो में फोन आ गया था। तो हमने कॉग्निशन सब समझा था। तो ये तीन चीजों पे अगर काम करना है हमको, तो हमने देखिए आगे भी चीजें समझा दी हैं, तो हमको समझना पड़ेगा, ठीक। तो कॉग्निटिव की बात करें तो अटेंशन, मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ट्रेनिंग आप करा सकते हैं। मोटर के लिए आप जो है कोई भी मूवमेंट डिसऑर्डर पेशेंट दिखा रहा है तो उसके लिए करा सकते हैं। अगर पेशेंट आपके पास हेमीप्लेजिक आ गया तो स्ट्रोक का रिहैब फॉलो हो जाएगा। अगर एटैक्सिया वाला आ गया तो फ्रैंकल्स एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। कम्युनिकेशन वाला आ गया तो SLP फॉलो होगा, और एफेजिया और डिसार्थरिया का मैनेजमेंट होगा। तो ये तीनों हमारे सिम्टम्स वाइज चीजें जो थी वो ऐसे चलेंगी, ठीक है। रही बात हमारा जेफ की बात हम बता रहे थे, हमने तो वैसे तो पूरा डिस्कस कर दिया था, मुझे नहीं पता वो 3-4 मिनट की वीडियो जो है कट गई थी। तो जेफ की बात करें अगर, तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस में कुछ सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। अगर पार्किंसन के सिम्टम दिखा रहा है तो पार्किंसन का पूरी न्यूरोफिजियोथेरेपी होगी। कोरियोथिटोसिस का दिखा रहा है तो रिस्ट और एंकल पे वेटेड डिवाइस लगा देंगे हम। डिस्टोनिया की बात करें तो स्ट्रेचिंग और पोजिशनिंग करा देंगे हम। फ्लैसिड पैरालिसिस अगर दिखा रहा है पेशेंट तो फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, ऑर्थोसिस जो कि ऑर्थोटिक लिम्स आती हैं, और गेट रिहैब करा के पेशेंट को हम इन जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस हम ठीक कर देंगे। इतनी मोटी मोटी सी बात समझ में आई कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस में अगर ये सिम्टम दिखते हैं तो इन सिम्टम्स पे ऐसे ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक। अगर हम मोटी मोटी सी एक बात करें कि कौन कौन सी आप एक्सरसाइज करा सकते हैं, देखिए एक्सरसाइज करा सकते हैं मोडालिटीज में। पेन के लिए सिर्फ आप जो है टेंस लगा सकते हैं, और फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर से
आप फ्लैसिड पैरालिसिस को ठीक कर सकते हैं विद प्रोग्रेसिव इंक्रीजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, और फिर उसके बाद मसल ट्रेनिंग। तो फ्लैसिड पैरालिसिस के टाइम पे इन द केस ऑफ जेव सिर्फ आप काम कर सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। तो ये हमारा इंसेफलाइटिस पूरा जो है ख़त्म हो गया है। और इंसेफलाइटिस के बाद अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो ब्रेन एब्सेस रहेगा। तो दैट्स इट फॉर today's topic. So the encephalitis is over. Thank you.